नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हम सफ़र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास। तो इस समास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए, क्योंकि जो भी आपका जो 10th क्लास के छात्र हैं और 12th क्लास के छात्र हैं, जो आगामी परीक्षा आने वाला है 2025 में एग्ज़ाम देंगे, तो इस समास से आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। तो यकीन मानिए कि इस साल भी पूछा जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से इतनी आसान भाषा में सीखेंगे समास पहचानने के तरीका। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समास। तो समास होता क्या है, तो समास का जो परिभाषा होता है उसे हम कहते हैं कि 2 पदों के मेल से। कितने पदों के मेल से? 2 पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे परिभाषा में आपको नहीं लिखवाएंगे क्योंकि आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो देखिए, जैसे लंब जोड़ उदर, ये दोनों मिल के क्या बन जाता है बाबू? लंबोदर बन जाता है। क्या बन जाता है? लंबोदर। तो पहला पद आपका लंब हो गया, दूसरा का पद क्या हो गया? उदर हो गया। और ये दोनों ने मिलकर एक नया सा परिवर्तन ले लिया है। क्या बना दिया है? लंबोदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द। जब 2 शब्द आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण कर देता है तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे जान लेते हैं कि समास का कितना भेद होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो हम अभी जो व्याकरण के अगर के माध्यम से देखेंगे तो समास के आपका 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। समास 6 प्रकार के होता है। तो देखिए, पहला आपका होता है तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। दूसरा का होता है आपका, लिख लीजिए, कर्मधारय। कर्मधारय समास। समास लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा का क्या लिख ले हम लोग? द्विगु लिख ले। क्या लिख ले? द्विगु समास। चौथा आपका लिख लीजिए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। 5वां लिख लीजिए द्वंद्व। द्वंद्व समास। 6ठा लिख लीजिए अव्ययी भाव। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं, बहुब्रीहि किसे कहते हैं, द्वंद्व किसे कहते हैं और अव्ययी भाव किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पद के आधार पे जान लेते हैं। पद के आधार पे, क्योंकि जो भी आपका समास बनना है 2 पद को मिलाकर ही समास बनना है। तो पद के आधार पर मुख्य रूप से 4 गो ही समास होता है। क्या होता है? 4 गो होता है। क्योंकि देखिए, जो आपका द्विगु और आपका क्या बोलते हैं, कर्मधारय होता है। द्विगु और जो कर्मधारय होता है किसके अंतर्गत आ जाता है? तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, जो अभी आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, तत्पुरुष का जो भी आपका समास होता है उसका उत्तर पद। कौन सा? उत्तर पद। उत्तर पद कहने का मतलब जो लास्ट पद वाला होता है उसकी प्रधानता होती है। ठीक उसी पर आपका कर्मधारय। क्या? कर्मधारय में भी आपका अंतिम पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। और ठीक उसी प्रकार क्या बोलते हैं द्विगु को, उसमें भी उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे बहुब्रीहि का, किसका बात करेंगे? अगर बहुब्रीहि का बात करेंगे तो बहुब्रीहि में जो होता है ना, देखिए, समास तो 2 पदों के मिल से बनता है ना। इसमें पहला पद प्रधान होता है और नहीं दूसरा पद प्रधान होता है। अगर द्वंद्व की बात करेंगे तो द्वंद्व, देखिए, द्वंद्व अगर 2 आदमी का होता है, द्वंद्व तो आप लोग सुने होंगे कि भाई इधर से राम जी तीर चला रहे थे, उधर से रावण चला रहा था। जब भी द्वंद्व होता है 2 आदमी के बीच में होता है। तो देखिए, द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। पहला पद भी की प्रधानता होगी और दूसरा का पद की भी प्रधानता होगी। कहने का मतलब एक के बिना एक नहीं चलेगा। और देखिए, अगर अव्ययी भाव की बात करेंगे तो इसमें पहला पद, कौन सा पद? पहला पद की प्रधानता होती है। तो हम लोग आगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अभी आगे हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि मतलब कि तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे, द्विगु को कैसे पहचानेंगे, बहुब्रीहि को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग
आगे कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानते हैं। कौन समास? अव्ययी भाव समास को पहचानने के तरीका हमारे साथ जुड़े रहिए और यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि अव्यय जानते हैं? तो अव्यय नहीं जानते होंगे तो साथ जुड़े रहिए। देखिए अब अव्यय को अगर तोड़ते हैं तो अ प्लस व्यय होता है। अ का मतलब न और व्यय के मीन्स क्या होता है? खर्चा। जो अगर आप लोगों को पापा जी देते होंगे खर्चा उर्चा, शहर में रहते होंगे तो मारते हैं, चल रहे भाई रेस्टोरेंट चलना है। तो देखिए तो अव्यय कहने का मतलब यहाँ पे है वैसा शब्द जिसको किसी भी लिंग में, कारक में क्या बोलते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल कहीं पे भी रख दीजिएगा ना वो चेंज होगा ही नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। कैसे रहेगा? अगर मान लो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे प्र है, थोड़ा देर के मान लेते हैं, अगर इसको कहीं भी उठा के पटक देगा किसी भी काल में, लकार में, वचन में, ज्यों का त्यों रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। और थोड़ा सा आप ये भी याद रखिएगा जो आपका उपसर्ग होता है, क्या होता है? उपसर्ग होता है और जो प्रत्यय होता है ये दोनों अव्यय की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? अव्यय की भांति कार्य करता है। तो अव्ययी भाव जो समास होता है इसका पहचानने का तरीका यही हो गया। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके कि जिस शब्द के प्रारंभ में आपको दिख जाए उपसर्ग, क्या दिख जाए? उपसर्ग या अव्यय, क्या दिख जाए? अव्यय, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या पहचानेंगे? अव्ययी भाव समास पहचानेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? दिन लिख दिए। क्या लिख दिए? दिन लिख दिए। और इस दिन के आगे हम लोग क्या करते हैं? प्रति जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रति। तो क्या हो गया आपका? प्रतिदिन हो गया। तो प्रति आपका क्या? उपसर्ग की भांति काम कर रहा है, अव्यय की भांति काम कर रहा है। इसको कहीं भी किसी भी वचन में, काल में रखिएगा ना, ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? शक्ति। और शक्ति के पहले जैसे हम लोग जोड़ देते हैं यथा, क्या जोड़ देते हैं? यथा जोड़ देते हैं। तो आप तुम्हारा क्या बन जाएगा? शब्द कौन सा शब्द बनेगा बताओ? यथाशक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यथाशक्ति। तो आपका यथाशक्ति कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। उसी प्रकार आपका संभव, क्या? संभव। संभव में अगर हम लोग जोड़ देते हैं यथा तो क्या हो जाए? बन जाता है बाबू यथा संभव बन जाता है। और इसी प्रकार आपका हो जाएगा जैसे कि प्रति, किसी में प्रति जुड़ा है तब प्रतिदिन, प्रतिमास आपका हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसके शुरू में एक लगा हो, क्या लगा हो? एक लगा हो, सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के सेंस में लेते हैं। अनादर। अनादर भी आपका कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। तो अब बस आपको याद यही रखना है कि अव्ययी भाव उसको समास को पहचानने के लिए कि जो भी शब्द रहेगा उसके शुरू में देखना है कि या तो उपसर्ग या तो अव्यय हो। अगर उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा होगा ना तो हम सीधा से समझेंगे कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। चलिए हम लोग आगे जानते हैं दूसरका समास को पहचानने में। तो अगर दूसरका समास में किसी भी को ले लेते हैं तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं किसको? द्विगु को ले लेते हैं। 2 नंबर में किसको लेते हैं? द्विगु। द्विगु समास को ले लेते हैं। तो द्विगु समास को आखिर पहचानिए कैसे? तो जब भी कोई आपको शब्द दिखाई दे, जिस शब्द का पहला पद, कौन सा पद? पहला पद संख्यावाचक हो। कैसा हो? संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मतलब आपको पता होगा ना, जो गिनती के सेंस में। कैसा के सेंस में? गिनती के सेंस में। तो हम लोग पहचाने हैं कौन सा समास? द्विगु समास। तो चलिए एग्जाम्पल, लेकिन जो संख्यावाचक होगा, गिनती होगा, कहाँ से कहाँ तक? तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक। और दूसरा का ये तुमको याद रखना है कि एक अंक के बाद आपको 0 दिखाई देना चाहिए।
एक अंक के बाद 0 दिखाई देना चाहिए, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करते करते 4 पर डबल 0 भी हो सकता है, ट्रिपल 0 भी हो सकता है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर कहिएगा सर क्या 210 आपका द्विगु समास होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या है? 0 है। तो ओनली 1 अंक के बाद आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, समझे? तो हम लोग जान लिए कौन सा समास? द्विगु समास। चलिए इसके उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा पहचानते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। इससे आपको दिखाई देगा नवरत्न। देखिए शुरू में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 9। 9 से आपको 9 का गिनती का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। याद कीजिए। चलिए चौराहा। चौराहा पर आजकल सभी कोई घूमता है। शुरू में चौराहा जैसे ही बोल रहे हैं आपको 4 वाला फीलिंग आ रहा है कि भाई जहाँ पे 4 गो रास्ता रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। इस तरह ले लीजिए आपका त्रिफला। तो शुरू में क्या लग रहा है? त्रि मतलब क्या होता है? 3। इससे भी किसका बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। ले लीजिए षटकोण। षटकोण। षट मीन्स क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। इससे भी आपका क्या किसका बोध हो रहा है? गिनती का बोध हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो इससे आपका 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक। और जैसे 9 ग्रह भी हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो अगर ऐसा आता है तो हम लोग किसके अंतर्गत रख देंगे? द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? द्विगु समास। और चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं द्विगु के बाद द्वंद्व। क्या जान लेते हैं? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास में पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो चिन्ह दिख रहा है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। जहाँ भी आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा ना, वहाँ पे बस एक ही नाम, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जैसे भी एग्जाम्पल में ले लीजिए, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख। तो अगर ऐसा दिखाई दे तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? योजक चिन्ह छुपा हुआ है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। अगर योजक चिन्ह नहीं याद रहे तो माइनस से भी अपना थोड़ा सा निमोनिक्स याद कर लीजिएगा, उसके माध्यम से आपका द्वंद्व समास पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। द्वंद्व समास के बाद आपका कौन सा बच गया? बहुब्रीहि। कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के बारे में जान लेते हैं। बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास होता क्या है? नहीं इसमें आपका पहला पद प्रधान होगा, नहीं दूसरा पद प्रधान होगा। किसी की भी प्रधानता नहीं रहता, लेकिन जैसे ही ये जुड़ जाता है तो नया एक तीसरा शब्द का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे कि आपका लंब जोर उदर, क्या बन जाता है? लंबोदर। अच्छा एक बात बताओ, लंब में क्या होता है? लंबा। और उदर में से हम लोग क्या बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? लंबोदर। और लंबोदर किसे बोलते हैं? आपको पता होगा किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो हमेशा याद रखना है कि नहीं पहला पद प्रधान होगा, नहीं दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन अगर दोनों जैसे ही मिल जाएगा तो नया एक तीसरा का शब्द का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अगिलका ले लेते हैं, जैसे कि 10 जोड़ आनन। तो क्या बन जाता है? 10 जोड़ आनन दशानन। क्या बनेगा? दशानन। और दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। आप लोग गाना गाते हुए भी कुछ बहुत ही ट्रेंडिंग में चला हुआ था कि दशानन रावण हूँ मैं। ये किसको संबोधित कर रहा है? रावण को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रावण को। तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक उसी प्रकार लिख लीजिए, चतुर्जोड़ आनन। चतुर्जोड़ आनन तो क्या बन जाता है? चतुरानन। क्या बनेगा? चतुरानन। और चतुरानन किसको बोलते हैं? चतुर मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। और आनन मतलब क्या होता है? सिर। जन मूरी होता है ना, मूरी।
तो 4 गो सिर कौन भगवान के है? ब्रह्मा जी को। किसको होता है? ब्रह्मा जी को। तो ये भी आपका चतुरार्ण कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका? कर्मधारय का। किसका? कर्मधारय का। कर्मधारय समास। तो देखिए इसका 2 गो ट्रिक है। पहला ट्रिक है तो अगर आपको याद है विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, और दूसरा का है कि याद रखना है आपको कर्म है जो धार्य के समान। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर विशेषण विशेष्य होता क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका लिखा रहता है, मान लेते हैं कि सुंदर लड़के। तो देखिए लड़की कैसा है? सुंदर है। तो ये आपका जो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और लड़की यहाँ पे क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। कहने का मतलब विशेष्य का ही विशेषता बतलाता है, वही क्या हो जाता है? विशेषण विशेष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेषण विशेष्य हो जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आपको पढ़े होंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। नीलकंठ, नीलकंठ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नीला है जो कंठ, लिख सकते हैं ना भाई। नीलकंठ किससे बोलेंगे? नीला है जो कंठ। तो बताइए जो कंठ कैसा है? नीला। कैसा है? नीला है। तो भाई यहाँ पे कंठ का विशेषता बतलाया जा रहा है कि नहीं बतलाया जा रहा है? बतलाया जा रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर दूसरे के ट्रिक के माध्यम से देखे तो जिस में आपको जहाँ पे भी जिस शब्द में छुपा मिल जाए है जो या के समान, है जो या के समान, तो हम लोग समझेंगे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देखिए यहाँ पे नीला है जो, नीला है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है जो, तो वहीं है जो छुपा हुआ। तो याद रखेंगे भाई, एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि कर्म है जो धार्य के समान। कर्म है जो धार्य के समान, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्म धार्य समास बोलेंगे। दूसरा का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि होता है नीलकमल। क्या होता है? नीलकमल। देखिए अगर पहले का जो आपका जो बताया है फॉर्मूला, सूत्र बताया है कि विशेषण विशेष आपको केवल याद रखना है कि देखिए जो कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष से हो गया ना कि कमल के विशेषता बतलाया जा रहा है कैसा है? नीला है। तो आँख मन के मार देंगे कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगर इसी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। देखिए यहाँ पर भी क्या छुपा हुआ है? जो। क्या छुपा हुआ है? जो। तो याद अगर रहेगा हमको भाई कर्म है जो धार्य के समान, अगर वहाँ पे है जो आ रहा था, कौन सा समास मानना पड़ेगा हमको? कर्मधारय समास मानना पड़ेगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका जो एग्जाम्पल है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर एगो पहला अगर हम लोग लिखते हैं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, नीला है कंठ जिसका। तो आप लोग बताइए ऊपर वाला कौन सा समास होगा और नीचे वाला कौन सा समास होगा? तो अगर कर्मधारय पढ़े होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा भाई कि इसमें क्या छुपा हुआ है जो। क्या छुपा हुआ है जो। और अगर है जो नहीं पता है तो भाई कंठ कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। विशेष से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? ये आपका कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर जैसे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे
तो यहाँ पर देखिए नीला है कंठ जिसका, नीला तो है कंठ जिसका, केकर, तो आपको पता होगा शंकर जी को। किसका है कंठ नीला? शंकर जी को। तो शंकर जी यहाँ पे तिसरका को क्या बोल रहा है, यहाँ पे तिसरका को भाई संबोधित कर रहा है ना, तो आपका ये कौन सा समास हो जाएगा बताओ सब? अभी न बताए हैं। अगर कोई तिसरका आपको दिखाई दे बहुव्रीहि, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जो आपका लास्ट टॉपिक है। तो देखिए ऐसे ही अगर आपको याद रहे है जो, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि भाई एक जो शब्द होता है उसका एक ही समास होगा, कहीं भी ऐसा ग्रामर में लिखा नहीं गया है, बस आप प्रयोग के अनुसार से वहाँ पे समास बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे था नीला है जो कंठ क्या हो गया, यहाँ पर कंठ की विशेषता नीला बताया जा रहा था इसलिए कर्मधारय हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए नीला है कंठ जिसका, उसके बारे में पूछ रहा है, किसके है? भाई शंकर जी का है। तो यहाँ पर तिसरके व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, नहीं पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन अगर दोनों अगर मिल जाता है तो नए तीसरे क्या हो जाता है? प्रधानता हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो आपका जो लास्ट वाला समास बचता है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए बहुत सा आसान ट्रिक है, बस आपको याद रखना है क्या चीज? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जानते हैं ना? कितना? 6। तो भाई कारक चिन्ह तो 8 को होता है, तो आखिर 6 को ही कौन सा याद रखेंगे? तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो आपका कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, और लास्ट में जो तुम्हारा संबोधन वाला होता है उसका जो संबोधन नहीं करता है, हे, अजी, हे, अरे, ये दोनों को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। अब बकिए जो भी शब्द में 6 गो आपको कारक चिन्ह, कौन कौन? जैसे कर्ता ने तो भाई यहाँ पे हट गया, तो कर्ता ने के बाद क्या हो जाएगा? कर्म को, तो आपको को, करण से, संप्रदान के लिए, फिर क्या हो जाएगा आपका? आपादान से, संबंध में क्या हो जाएगा? का, की, के हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? अधिकरण। सॉरी, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर होता है। क्या होता है? में पर होता है। में पर। तो देखिए यही जो आपका जो विभक्ति चिन्ह है, बस इसको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? किसी भी शब्द को पढ़ना, अगर इस जो चिन्ह आपको दिया गया है, जो मतलब कारक का जो 6 चिन्ह है, जो कारक का होता है 6 गो का चिन्ह होता है, अगर कहीं भी आपको छुपा हुआ मिल जाए, छुपा रुस्तम, तो हम लोग कौन सा समास समझेंगे कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एक लेते हैं चिरीमार। क्या लेते हैं? चिरीमार। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि चिरीमार किसको बोलते हैं? तो चिरीमार हम लोग बोलते हैं जो चिड़िया को मारता है। किसको मारता है? चिड़िया को मारता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या छुपा हुआ है? कारक चिन्ह कौन सा? को छुपा हुआ है। कौन सा चीज छुपा हुआ है? को छुपा हुआ है। इसलिए आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष के लिए एक ही है कारक चिन्ह, आपको जहाँ भी छुपा हुआ दिखा मिल जाए तो मारना है आपको, आँख मुन का मार देना है। कौन सा समास? तत्पुरुष। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नेत्रहीन। क्या लेते हैं? नेत्रहीन। धनहीन। धनहीन। चलो एक बात बताओ, नेत्रहीन कहने का मतलब क्या है? नेत्र से हीन। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख। हीन मतलब कि है ये नहीं है, तो आँख से हीन। तो यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है? से छुपा हुआ। अगर कहेंगे कौन सा कारक था? आपादान से। आपादान से कहने का मतलब क्या होता है? जुदा वाला होता है, जो कहने का मतलब वहाँ पे दूर के सेंस में होता है। तो देखिए नेत्रहीन, तो आपका यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह? से। धनहीन। धनहीन कहने का मतलब क्या? धन से हीन। तभी ना आपको भाई धनहीन बोला जाएगा। अगर आपके पास धन रहबे करेगा तब कोई धनहीन बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो ये भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास?
तत्पुरुष हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? सिंपल सा बोलिएगा भाई कि जो भी आपका पुरुष में क्या रहेगा, उत्तम रहेगा, उसी को ना पुरुषोत्तम बोला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? में छुपा हुआ है। तो में छुपा हुआ है तो कौन सा का समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि स्नानागार। कौन? स्नानागार। रसोई घर। क्या? रसोई घर। देखिए स्नानागार किसको बोलते हैं? जहाँ पे स्नान के लिए जाता है उसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? स्नानागार बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी चिन्ह छुपा हुआ है के लिए छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? के लिए। तो अगर आपका छुपा हुआ है के लिए, कहने का मतलब कारक चिन्ह छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे के लिए छुपा हुआ है कि नहीं है? छुपा हुआ है। तो अगर के लिए छुपा हुआ है तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है? रसोई घर। रसोई घर क्या बोलते, किसको बोलते हैं? जहाँ पे खाना बनाने के लिए जगह होता है उसी को हम लोग रसोई घर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है? के लिए छुपा हुआ है। तो ये भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए इन जो हम लोग आज जो भी सीखे हैं इन वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग सही से एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए। यकीन मानिए कि आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, लिखने की भी कभी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को इतना देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।